एक संघर्ष की कहानी होती है। संघर्ष करते हुए ही आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है रांची के 2 बार के उप महापौर और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव विजयवर्गीय जी। आज हम आपको संजीव जी से रूबरू कराएंगे किस प्रकार से एक मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करते हैं और राजनीति तक का सफर ये तय किए हैं। अपने बलबूते ही इन्होंने 2 बार उप महापौर के पद पर रांची को सेवा भी दिया है और भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। संजीव जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन है। संजीव जी, पहला सवाल तो आपसे रहेगा कि आप एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मारवाड़ी फैमिली को लेकर हमारे बीच ये कहा जाता है कि अगर व्यापार करना है तो मारवाड़ी समाज से सीखो, मारवाड़ी व्यक्तित्व से सीखो। ऐसे पृष्ठभूमि से आप बिलोंग करते हैं और आप राजनीति में इतनी अच्छी पकड़ भी बना ली है। कैसे शुरुआत हुई, राजनीतिक सफर कैसा रहा? देखिए, बिल्कुल मैं मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे परदादा 1908 में झारखंड की धरती में गुदड़ी बाजार में आए थे और लगातार संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने पूरे परिवार को यहाँ बसाने का काम किया। ठेकेदारी से शुरू किया हुआ ये पहल आज मेरे परदादा के 2-3 बेटे और मेरे दादाजी के 8 बेटे और सब कोई लगभग इसी क्षेत्र में अवस्थित, सब व्यापार में लगे हुए और लगातार गुदड़ी से लालपुर, लालपुर से डिस्टिलरी से कोकर इंडस्ट्रियल एरिया, अब बाद में कोकर चौक और अभी हम यहाँ डीपाटोली के नज़दीक बैठे हुए हैं। तो हम लोग पूरे परिवार लगभग इस पूरे क्षेत्रफल में रहते हैं और तरह तरह के व्यापार में हम लोग सम्मिलित हुए और मैं सौभाग्य से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा। मेरा अगर आप बचपन देखेंगे तो मैंने स्कूल बिशप एस्कॉट बॉयज स्कूल से शुरू किया। स्कूल के बाद लगातार वहाँ पढ़ाई कर रहा था। क्लास 7 में वहाँ स्ट्राइक हो गए थे। स्ट्राइक होने के बाद स्कूल की स्थिति 6 महीने बंद हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं और सरकारी स्कूल राम लखन सिंह यादव हाई स्कूल में 8वीं 9वीं की परीक्षा देके और 10वीं का मैट्रिक बोर्ड वहीं से किया। सौभाग्य रहा, मेरा भी परिवार का बहुत बड़ा साथ रहा और यहाँ के शिक्षकों का बहुत साथ रहा। उन्होंने सही शिक्षा दी कि उस समय मैट्रिक में लोग फर्स्ट डिवीज़न नहीं आते थे, लेकिन 3 बच्चे स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न किए थे, उसमें मैं भी एक था। तो मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि इंग्लिश से हिंदी स्कूल में आके और फिर फर्स्ट डिवीज़न से पास होना। लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, पढ़ाई में ही आगे जाना है। तो मारवाड़ी कॉलेज में आईकॉम में एडमिशन लिया, वहाँ अच्छे नंबर से बीकॉम एंट्री किया, बीकॉम ऑनर्स किया। 89 बैच के हम लोग स्टूडेंट हैं। 91 में हमारा रिजल्ट निकला था। उस समय परीक्षाएं भी लेट होती थी और रिजल्ट्स भी बहुत लेट होते थे। 2 साल लंबित था जो हमारा कार्यकाल कॉलेज का था वो। तो 89 के बैच में 91 में रिजल्ट निकला था। 91 में जब मैं ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स किया, तो उसके बाद लगा कि अब क्या करें। तो ऐसे मैंने इंटर से ही कुछ व्यापार में अपने आप को डालने का काम किया था। पापा का राशन दुकान था, एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टरी लाइन में उस समय प्रवेश किया। बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, बहुत सारी यहाँ मिशनरीज है जिसमें हम लोगों ने बहुत निर्माण कार्य कराए। 87 से लेके 95 तक लगातार ठेकेदारी ही मेरा मेन काम था और सामाजिक संपर्क उसी से बढ़ा। लोगों को जानना, समझना, लोगों के बीच में जाना। तो एक अंदर से ये भावना आई कि नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। संघ की शाखा लगती थी राम लखन सिंह यादव कॉलेज में, उसमें भी जाना आना हुआ। वहाँ जाने से थोड़ा बोलने की एक कला आई कि नहीं, बोलना ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक पे बोलने का एक अवसर मिला वहाँ
सभी शाखा में जो आते थे लड़के उनके साथ। तो वहाँ से थोड़ा इंडिपेंडेंटली अपने आप में लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए और समाज के हित में करना चाहिए। ये शाखा जब आप जाते थे वो कौन सा ईयर था? 1995 से ही मैंने शाखा जाना शुरू किया था और लगातार शाखा में हम लोग 2 घंटे, जितने दोस्त थे हम लोग 25 दोस्त थे, 20-25 दोस्त अपने मोहल्ले के रोज़ जाया करते थे और चाहे प्रार्थना से लेके कबड्डी तक खेला करते थे। और वहीं से एक सामाजिक भावना जो भरी, तो उसी का परिणाम है कि 96 में मैं 95 में मैंने कपड़े की दुकान का एक ओपनिंग किया था मेरे पापा के पुराने दुकान में, मिस्टर शॉपी करके। और उस दुकान को एक बड़े स्तर पर विमल V2K का एक डीलरशिप लेके और इस पूरे क्षेत्र में शूटिंग शटिंग में एक काम शुरू करके स्थापित करने का काम किया। और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि दुकान तो मैंने बड़ा कर दिया, सामाजिक क्षेत्र में भी अपने पाँव पसार लिए, लेकिन चूंकि दुकान में सपोर्ट चाहिए था तो पिताजी का सपोर्ट आज तक मुझे मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि व्यापार भी कहीं कम नहीं हुआ, व्यापार भी लगातार बढ़ा। और आज राजनीतिक क्षेत्र में भी हूँ तो कहीं ना कहीं घर का बहुत बड़ा योगदान है कि घर वालों का पूर्ण सपोर्ट, जब भी मुझे आवश्यकता होती थी कहीं जनता के बीच में जाने का, कोई संस्था के बीच में जाने का, कोई संगठन से जुड़ने का, तो कहीं भी रोक टोक नहीं हुआ कि नहीं मत जाओ। 2000 ईस्वी के आसपास भाजपा में मैं 91 के बाद लगातार सक्रिय रहा, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। मंडल के पदाधिकारी के रूप में भी स्थापित हुआ था। महानगर में भी मैं कार्य समिति सदस्य 1996 से ही हूँ। और 2000 के आसपास मुझे लगा कि अब व्यापार स्थापित हो ही गया है, परिवार भी स्थापित है, बच्चे भी हो गए हैं, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। उसी क्रम में मंडल के अध्यक्ष का चुनाव था और मंडल अध्यक्ष बनने का सौभाग्य यहाँ के कार्यकर्ताओं के चलते हो रहा कि चुनाव में मैं भारी बहुमत से मंडल अध्यक्ष बना। मंडल अध्यक्ष बनने के 3 साल बाद जिला का चुनाव था, जिला में उपाध्यक्ष बनने का अवसर मिला। लगातार बहुत दिनों तक उपाध्यक्ष रहा भाजपा का जिला का। और 2008 में 22 साल के बाद चुनाव हुए नगर निकाय के। पहले तो नगर निकाय होता क्या है ये जानकारी थी, चूँकि पहला चुनाव 87-89 में जब हुआ था तो हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन सक्रिय थे, और जो लोग उस समय उस चुनाव में भाग लिए थे उनका सपोर्ट भी किए थे। तो मन के अंदर ये भावना थी कि कोई भी जनप्रतिनिधि बनने का अगर हम प्रयास करें तो बन सकते हैं। तो 2008 के चुनाव में मेरे सभी दोस्त मेरे पीछे पड़ गए कि तुमको चुनाव लड़ना है। अब पूरे मेरे इस कोकर क्षेत्र में 5 वार्ड पड़ते, एक ही जनरल सीट था। उस जनरल सीट में 25 लोग उम्मीदवार थे, लेकिन मैं भी एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा रहा और जनता का अपार सहयोग समर्थन के चलते पहला चुनाव में यहाँ जीतने का काम किया। फर्स्ट चुनाव जो मैं जीता, नगर निगम से संबंध बढ़ा। नगर निगम में कई एक समस्याओं को वर्षों से, चूँकि रांची शहर का वासी था, व्यापार जगत से जुड़ा हुआ था, बहुत चीज़ जानने को मिलता था कि नगर निगम को लोग क्यों बुरा कहते हैं, तो उसको सुधार करने की प्रक्रिया में 8 से ही लगा रहा। शहर कैसे आगे बढ़े, शहर कैसे सुधरे, शहर में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो, इसका भी प्रयास में लगातार किया। और उसी का प्रतिफल था कि जब 2013 में दोबारा चुनाव हुए पार्षद का, तो मैं पुनः पार्षद के चुनाव में खड़ा हुआ। निर्दलीय खड़ा हुआ था, निर्दलीय ही खड़ा हुआ जाता था। नगर निकाय में कोई पार्टी कैंडिडेट नहीं देती थी, तो अपने लोग भी, भाजपा के लोग भी मेरे अगेंस्ट में खड़े थे, लेकिन खैर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि पूरे रांची शहर में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का मुझे 2013 में अवसर मिला पब्लिक के सपोर्ट से। और तो और मतलब रिजल्ट जब आप देखेंगे तो लगभग 75 से 80% लोगों ने मुझे मत दिया था। केवल 20-25% जो वोट थे टोटल में, वो बाकी सभी कैंडिडेट में बटे थे। तो एक बहुत बड़ी सफलता सब, और लोगों का एक बहुमत
मेरे साथ दिखा, तो मुझे भी लगा कि जब जनता मुझ पर इतना विश्वास करती है तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने तुरंत उप महापौर के लिए अपना नाम आगे किया। सभी पार्षदों का सहयोग मिला। 2013 में पार्षदों के सहयोग से उप महापौर पद का चुनाव होता था, तो पार्षदों का अपार सहयोग के कारण मैं उस पद पर जीता। और जीतने के बाद लगातार 5 वर्षों तक, पहले तो 1.5 वर्ष ऐसे रहे जिसमें मैं महापौर के रूप में भी काम किया, क्योंकि महापौर का चुनाव 2013 के चुनाव में लंबित हो गया था। कुछ कारण हुए थे कुछ ऐसे, जिससे कि 1.5 साल चुनाव लंबित रहा। 1.5 साल मुझे महापौर के भी काम को करना पड़ा, लेकिन जनता ने बहुत साथ दिया और मैं बहुत ही अच्छे ढंग से 2018 तक इस कार्यकाल को पूरा किया। 2015 में महापौर का चुनाव हुआ। मैंने ही पार्टी से कह के, चूँकि पार्टी का उम्मीदवार अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, तो आशा लकड़ा जी के साथ मैं रहा। उनको टिकट दिलाने से लेके जिताने तक पूरा सहयोग किया और उसका प्रतिफल था कि आशा लकड़ा जी प्रथम महापौर भी बनी थी। 18 के बाद 18 में जब हमारा दूसरा कार्यकाल खत्म हुआ, तो फिर पार्टी वाइज चुनाव होने के निश्चित हुए, महापौर और उप महापौर के। महापौर आरक्षित पद था। पुनः आशा लकड़ा जी को पार्टी ने अपना विश्वास जताया था और पार्टी ने मुझे उप महापौर के रूप में प्रत्याशी बनाया था। पूरे रांची में महापौर के लिए 5 प्रत्याशी, लेकिन उप महापौर के लिए 21 प्रत्याशी खड़े हुए थे। लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं कि रांची की जनता का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपार समर्थन मुझे मिला और मैं लगभग 35,000 मतों से उस चुनाव को जीता था। और मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा चुनाव था। आज 10 लाख वोट के आसपास के चुनाव को मैंने लड़ा, जीता, तो इसमें पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी योगदान है और मेरे किए गए कार्य को भी मैं समझता हूं कि लोगों ने एक पॉजिटिव वे में लिया और जिसका परिणाम था कि एक जीत मुझे हासिल हुई। संजीव जी, हम कह सकते हैं कि एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आप उप महापौर तक का सफर तय किया है। जब स्टार्टिंग में 1995 में आरएसएस के शाखा जाना आपने शुरू किया था, उस समय कितना संघर्ष आया, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और भाजपा और आरएसएस का उतना प्रचार प्रसार पूरे देश भर में नहीं था। लोग डरते थे आरएसएस और बीजेपी में जाने से। देखिए, शाखा जाने का काम तो 95 में शुरू किया, लेकिन हम लोग शाखा के समर्थक मेरे दादाजी के समय से रहे हैं और हम लोगों ने इतना कठिन समय देखा है। हम लोग भले छोटे थे, मैट्रिक में ही 84 में जब मैंने मैट्रिक किया, तो उस समय लोग भाजपा का नाम लेना भी डर महसूस करते थे। लेकिन हम लोग उस समय भी बहुत छोटे होने के बावजूद वोट नहीं देते थे, लेकिन वोट बूथ में जाके भाजपा को वोट मिले इसको सुनिश्चित कराने का प्रयास करते थे। और पहचान एक बन गई थी पूरे क्षेत्र में कि भाजपा ही मतलब हम लोग भाजपा ही हैं। आज भी मैं जब खड़ा होता हूँ कहीं, तो कोई भी रहे सामने, सबके नज़र में यही आता है कमल फूल भारतीय जनता पार्टी का ये नेता है। तो एक अपने आप में खुशी होती है कि हम लोग अपनी पहचान ऐसा बनाए कि लोगों के अंदर एक ही चीज़ उभर के आता है कि भाजपा का ही आदमी है। तो देखिए क्या है कि जीरो से हीरो पार्टी बनी है और कई एक ऐसे कार्यकर्ता जो उस समय के हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है, जिसका प्रतिफल है कि आज के दिन हम इतनी बड़ी पार्टी बन गए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो इसमें आज के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नींव रखी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो आडवाणी जी हों, अटल जी हों, जिनकी प्रेरणा से हम लोग इस पार्टी में आए। 91 में जो रथ निकला था आडवाणी जी का, राम मंदिर का, तो वो भी हम लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हम बने, जिससे कि अपने आप में एक अनुभूति हो कि एक अच्छा काम अगर पूरे देश में हो रहा है तो हम लोग भी सक्रिय रूप से उसमें भागीदार हो रहे हैं। तो उस समय से ही पार्टी में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से खड़े होके और लोगों को जोड़ के, मुझे तो ये भी कहने में संकोच नहीं कि 91 में जब राम मंदिर के लिए वो रथ यात्रा निकली थी, तो यहाँ संग्रहण का कार्य हो रहा था, उसमें संग्रह प्रमुख भी मुझे इस क्षेत्र का बनाया गया था। तो शुरू से एक व्यापारिक पृष्ठभूमि रहने से लोगों के अंदर रहता था कि विश्वास करो ऐसे पर जिस पर लोग पैसा भी दे सके और पैसा सुरक्षित भी रह सके।
तो वहीं से स्टार्ट हुआ था कि एक संग्राम प्रमुख बनने के साथ साथ भाजपा का सक्रिय सदस्य भी बना था और लोगों के अंदर ये आ गया था कि भाई अब इन लोगों की एक पीढ़ी, हमारे चूंकि दोस्त लोग आज भी जितने लोग जुड़े हुए हैं सब भाजपा के कट्टर सपोर्टर है। और कोकर में हम लोग जब इलेक्शन में निकलते हैं तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो हम लोगों के सामने टिकता नहीं है। इसलिए नहीं टिकता है कि जानता है कि जितने जेन्युइन लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भले हम चुनाव उस समय नहीं जीतते थे लेकिन हम लोगों की एक मजबूत हिस्सेदारी लोकतंत्र में रहती थी। अब भाजपा को एक अच्छा वोट इस पूरे क्षेत्र में मिलता था। अब तो खैर पूरा रांची भाजपा में हो गया। आज हम देखेंगे तो रांची शहर के सभी सीटों पर हम जीतते भी रहे हैं और पार्टी के कई मजबूत पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का हम लोगों को सपोर्ट साथ मिलता रहा और जिसका परिणाम है पार्टी भी बढ़ी, हम भी बढ़े और भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी बढ़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इतना बड़ा परिवार बना। संजीव जी, बीजेपी में रहते हुए कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि नहीं अब राजनीतिक बहुत हो गया, अब वापस लौट आता है? कि ऐसा भी क्षण आता है राजनीतिक जीवन में? स्ट्रगल्स बहुत देखे होंगे। देखिए, संघर्ष तो जीवन है। हम लोग बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं। हम लोगों का एक सामान्य परिवार है, व्यापारिक पृष्ठभूमि का परिवार है। छोटे छोटे दुकानों से हम लोग आगे बढ़े हैं और बचपन से काम करने की आदत है, व्यापार करने का आदत है। पैसा कमाने की लालसा बचपन से थी क्योंकि हमने बहुत निम्न आय को देखा है और कैसे आगे बढ़ना है कि अपना जीवन स्तर भी ऊंचा हो, परिवार का भी जीवन स्तर ऊंचा हो और हम कुछ पहचान बना सके। तो हम लोग इस पृष्ठभूमि के हैं, तो हम लोग लगातार संघर्ष करने के आदी रहे हैं। और मैं तो स्पष्ट बताऊं कि बहुत पल ऐसे आए जब लोगों का बहुत तरह का ऐसा कुछ देने का भी प्रयास किया गया कि आप मेरी पार्टी में आ जाओ तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी कभी इधर के दो चुनाव से तो कई एक अवसर ऐसे मिले जिसमें पार्टी ने भले विधानसभा नहीं लड़ाया लेकिन विपक्ष ने लगातार प्रयास किया कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ, आप चुनाव लड़ो। लेकिन मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा मित्र मंडली, हम लोग कभी भी भाजपा से डिगने का काम नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि अपने अंदर एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम समाज के हित को देखते हैं, समाज कैसे आगे बढ़े और हम कहीं रुकावट ना बन जाए, हम कोई ऐसे उदाहरण नहीं बन जाए जिससे कि लोगों के अंदर एक एग्जाम्पल गलत सेट हो जाए। इसलिए कभी मन में ये नहीं आया कि हम किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। बहुत सारे लोगों ने मरमरिंग किया। अभी 2024 के चुनाव में तो मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग फोन करके मुझे बोले अरे झामुमो से चुनाव लड़ लो। पार्टी में भी एक धारणा बनाया गया कि अरे वो तो झामुमो से चुनाव लड़ लेगा। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से संगठन महामंत्री जी से कहा था कि देखिए हम लोग भाजपा से जुड़े हैं, विधायक का सांसद बनना हमारा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। हम समाज सेवा से जुड़े हैं, समाज सेवा करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। हम लोग छोटे थे तो भी, बड़े थे तो भी, कम पूंजी वाले थे तो तब भी और बड़ी पूंजी वाले हो गए तो तब भी हम लोग हमेशा यही प्रयास किए कि हमारी पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर चली है, पूरे देश में एक लक्ष्य तय किया गया है कि अंतिम व्यक्ति को भी विकास की एक भनक दे देना, वो भनक को हम दिलाने का प्रयास करते हैं। और नगर निगम ऐसा पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप घर घर से जुड़े हुए हैं। गरीबी हम लोग हर एक गली में देखते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, इलाज के लिए कुछ नहीं है, तो अवसर बहुत मिलता है जिसमें हम काम कर सकें। और नगर निगम को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि नगर निगम के माध्यम से जितना हम लोगों के बीच में प्रचलित हो पाए, जितना पॉपुलर हो पाए, जितना सेवा कर पाए, वो और कोई पटल नहीं मिलता, कोई सीढ़ी नहीं मिलती जहां मुझे इतने लोग जानते, इतने लोगों की सेवा कर पाते। तो आज बहुत बड़ा योगदान नगर निगम का है, जहां जाके मैंने लाखों लोगों की सेवा की और आज उसी का प्रतिफल है कि जिस गली, जिस मोहल्ले और जिस रोड में निकलता हूं वहाँ सैकड़ों लोग नमस्ते सर, प्रणाम सर करने वाले हैं। तो ये अपने आप में गौरव का विषय है कि जो व्यक्ति जिस परिवार से निकला, जिसका काम था बनियागिरी करना, व्यापार करना, आज वो कम से कम शहर में एक नेता के रूप में चिन्हित हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े और आज इस मुकाम तक पहुंचे। संजीव जी ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताया
जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है आप सभी युवाओं के लिए, खासकर जो कि राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं। अब संजीव जी से मेरा सवाल रहेगा कि उप महापौर रहते हुए ऐसे कौन से कार्य आपने किया है जो कि रांची को विकास से जोड़े रखा है? देखिए, आप 2008 में नगर निगम को देखिए। 2008 में मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा था, सड़कें कचरे की अंबार रहा करती थी। कभी भी मोहल्लों में झाड़ू लगने की प्रथा नहीं चलती थी। लोग टैक्स देते थे नई के बराबर और आराम से रहते थे। लोगों को भी गंदे में रहने की आदत थी। सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, नालियों का निर्माण नहीं हुआ था। बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहां लोग, नेता आज तक कभी गए नहीं थे। नगर निगम में भी 22 साल से चुनाव नहीं हुआ था, पार्षदों का चयन नहीं हुआ था, तो छोटे छोटे मोहल्ले अवंचित रह जा रहे थे। 2008 में जब चुनाव हुआ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं और आप पता भी कर सकते हैं, पीस रोड एक ऐसा क्षेत्र था जहां 2-4 रोड तो बने हुए दिखते थे, जब अंदर जाते थे तो चलना मुश्किल था। लेकिन मेरे पहले ही कार्यकाल में मैंने पीस रोड का कायाकल्प कर दिया। कोई ऐसा सड़क नहीं बचा जहां पीसीसीकरण नहीं हुआ। तो पहले वार्ड की जिम्मेवारी थी, तो वार्ड में मैंने एक ऐसा प्रयास किया कि 2008 से 13 में मेरे वार्ड में ऐसा कोई भी सड़क नहीं था जो बिना बना हुआ था, जहां नालियों का अभाव था या जहां स्ट्रीट लाइट नहीं थी। 2008 के पहले स्ट्रीट लाइट रांची में लगने की प्रथा नहीं थी। लोग मोहल्लों में होल्डर में बल्ब लगा के अपने क्षेत्र का उजाला खुद करते थे कंट्रीब्यूशन से। लेकिन हम लोगों ने उस समय पहली बार लाइट खरीदने का काम किया और उसी साल लास्ट में 2013 के आसपास एलईडी लाइट लगाने की शुरुआत हम ही लोगों ने किया था। और उस समय के अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा। राष्ट्रीय खेल भी था 2011 के आसपास और उस कालखंड में चूंकि खेलगांव मेरे घर के पास ही और मेरे वार्ड से भी सटा हुआ है, तो बहुत सारे विकास कार्य ऐसे मैं कर दिया जो बाकी वार्डों में नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि मेरा कनेक्टिंग था, राष्ट्रीय खेल में क्षेत्र को विकास करना था, थोड़ा दिखना चाहिए था कि स्मार्ट वार्ड है। तो ये सपोर्ट मुझे अधिकारियों का मिला और उसी का परिणाम था कि जहां 5 वार्ड में पूरे 5 वर्षों में 60 से 70 लाख रुपए का काम हुआ, मेरे अपने वार्ड में कम से कम 10 करोड़ रुपए का काम हुआ। तो उससे एक ऐसा लोगों के बीच में संचार हुआ कि ये व्यक्ति विकास कर सकता है और विकास कर सकता है। तो उसका परिणाम 2013 के चुनाव में दिखा, जब 80% जनता ने मुझे अपना मत दिया। एक लोकतंत्र में 50% अगर 2 उम्मीदवार है तो आप जीतने योग्य हो जाते हैं, लेकिन जहां 13-14 उम्मीदवार है वहां 80% मत दे रहे हैं, तो मतलब है कि जनता का अपार समर्थन मेरे साथ था और उसी का परिणाम मैं हूं। और उसी के चलते जब उप महापौर बना तो शहर में होल्डिंग टैक्स पहले जमा हुआ करते थे, कागज या कलम में जमा हुआ करते थे। टैक्स कलेक्टर जाके पहले घूस मांगता था, तब टैक्स काटता था। जब 13 में नई नियमावली नगर निगम की बनवाई, जिसमें होल्डिंग टैक्स कलेक्शन की जिम्मेवारी आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स करके सब ऑनलाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, चोरी समाप्त हो गई। 14 में बैंक को जोड़ दिया, अब लोग बैंक में डायरेक्ट जमा कर पाते हैं। बाद में 16 में सरकार ने अधिनियम लाके होल्डिंग टैक्स का विस्तारीकरण किया। आज रेवेन्यू जो पहले 3 करोड़ थी, आज के दिन 70, 75, 80 करोड़ रुपया हो गई है। तो एक रेवेन्यू जनरेशन नगर निगम में कैसे हो सके, उसकी शुरुआत प्रॉपर ढंग से, बिना चोरी के, बिना घुसखोरी के, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। और आज उसका परिणाम है कि रांची नगर निगम अपने फंड में लगभग 125 से 150 करोड़ रुपया कलेक्शन करता है और उसको अपने लिए उपयोग करता है। अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, लेकिन शुरुआत हमने कर दी है कि अब आत्मनिर्भर होने की जो लड़ाई है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम अच्छे से काम करें तो आने वाले दिनों में रांची नगर निगम बाकी अच्छे नगर निगम, चाहे वो अहमदाबाद हो, इंदौर हो, ऐसे नगर निगमों से भी कम्पीट करके आत्मनिर्भर बन सकता है। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। आज तालाबों का सुंदरीकरण देखते हैं, सरकार ने तालाबों का सुंदरीकरण रघुवर जी के कालखंड में सबसे ज़्यादा हुआ। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि 2013 में जब 14वें वित्त आयोग की टीम यहाँ आई थी,
मैंने ही पूरे झारखंड से इसका प्रेजेंटेशन दिया था। और उस समय 13वें वित्त आयोग से जो लंबित पैसे थे उससे रांची शहर के तालाबों के पुनरुद्धार करने की योजना शुरू की। अरगोड़ा तालाब का पहला योजना जो हम लोगों ने उस समय स्टार्ट किया, आज उसका प्रतिफल है कि उस एक तालाब के बाद रांची में लगभग 15 तालाब सुंदर हो गए हैं। आज बड़ा तालाब आप जाइए, करम टोली तालाब जाइए, या कईक धुमसा टोली तालाब जाइए, बनस तालाब जाइए, आप बरियातू मोराबादी में तालाब जाइए, आप मधुकम तालाब जाइए, आप काके डैम जाइए, हटनिया तालाब जाइए, सब जगह सुंदरीकरण का कार्य एक करके बड़गाई तालाब जाइए, एक एक करके हो रहा है। तो मतलब शुरुआत अगर आप करेंगे तो उसको लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्लांटेशन का काम शुरू नगर निगम के माध्यम से 13-14 में जो शुरू हुआ, आज हजारों हजार पेड़ लग रहे हैं। लेकिन खैर ये ऐसा काम है जिसमें विसंगतियां भी बहुत है, बहुत सारे पेड़ लगे तो बहुत सारे पेड़ उखड़ भी गए। संजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपको रोकना चाहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो विकास कार्य आपके और महापौर के जरिए हो रही थी, से कहीं ना कहीं बाधा डाल दिया गया, चुनाव नहीं हो रही है, 2-2.5 साल लगभग समय बीत चुका है, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है विकास कार्य में बाधा के लिए? देखिए 2019 आज भी मुझे ध्यान में आता है, 14 से 19 हम लोग लगातार, आशा लकड़ा जी महापौर और मैं उप महापौर था, हम लोगों ने जितने काम मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में किया, मुझे लगता है कि इतिहास हो गया। हम लोग किसी क्षेत्र में चले जाते थे, 5 करोड़ की योजना का कोई सड़क बताता था, नाली बनाता था, उसको अगर बोल देते थे हाँ, तो मुख्यमंत्री के यहाँ से ऐसा विश्वास था कि वो काम हम लोग तुरंत कैबिनेट में पास करवा लिया करते थे। शहर के अलग अलग हिस्सों में आप जाएंगे, गाड़ी गांव, पूरा घनी आबादी, ग्रामीण परिवेश, जहाँ कभी विकास ही नहीं किया, हम लोगों ने उस कालखंड में ऐसे कई रोड रांची के जो ग्रामीण परिवेश में थे उसको पक्कीकरण करने का काम किया था, नाला बनाने का काम किया था, तालाब निर्माण कराने का काम किया था, तालाब सुंदरीकरण कराने का काम किया था। हजारों करोड़ रुपयों का लागत से हम लोग रांची के विकास में लगे हुए थे। लेकिन जब 19 आया और सरकार हमारी नई बनी, हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, और धीरे धीरे ये व्यवस्था पटरी से उतरना शुरू हो गया। थोड़ा कोरोना के चलते हम लोग मार खाए, पहले लगा कि कोरोना एक महामारी आई है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हम विकास को अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 2022 तक ये सिलसिला चला। 22 के बाद जब हम लोग फिर स्टार्ट होने के मूड में आए तो सरकार जिस तरह का काम कर रही थी उसमें कोई विकास कार्य आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि सपोर्ट ही नहीं था। हम कुछ पास करके भेजते हैं, कुछ पास ही नहीं होता था। तो 2024 तक जैसे तैसे हम लोगों ने उस काल को खत्म किया। लेकिन 24 के बाद तो अति हो गया। अति इसलिए हो गया कि जब 27 अप्रैल 2024 23 में हमारा कार्यकाल समाप्त होना था, चुनाव होने थे, लेकिन इस सरकार ने चुनाव नहीं कराया। परिणाम कारण उनको मालूम था कि रांची जैसे कई एक नगर निगम में हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि शहर में पकड़ ही नहीं है, काम ही नहीं किए, और शहर में लोग जाति और ये संप्रदाय को थोड़ा भूल के भी वोट दिया करते, तो वहाँ भाजपा को हराना मुश्किल है। इसलिए 23 के चुनाव को बहाना बना के टालने का काम किया गया। आज 2 साल हो गए, चुनाव नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ है, कहीं ना कहीं काम करने से रोका गया है, और इसी का परिणाम है कि रांची में विकास अब अवरुद्ध सा दिखता है, काम कहीं नहीं दिखता है। जो काम हम लोगों ने किया था वो काम भी अब धीरे धीरे पुराने हो गए। रोड अगर आप 10 साल पहले बनाएंगे तो धीरे धीरे पुराना होता है, रिपेयरिंग मांगता है, लेकिन रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। सीवरेज ड्रेनेज का काम शुरू कराए थे, आज धीमा पड़ गया है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण लोग त्रस्त हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इन विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का काम किया, चुनाव नहीं करा के एक अच्छी जो प्रक्रिया है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उसको रोकने का काम किया। मोहल्लों की सरकार को
बंद करने का काम किया और उसका परिणाम है कि जनता आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रभावित है और जनता चाहती है चुनाव हो, लेकिन सरकार उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाधा में डाल के चुनाव नहीं करा रही है। रांची में कई जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। जेएमएम और सरकार के लोग कह रहे हैं इसका पूरा क्रेडिट हेमंत सोरेन को जाता है, आप क्या मानते हैं? देखिए, साच को आज क्या, लिखतों के आगे कुछ नहीं चलता। आप रांची नगर निगम के बोर्ड की बैठक के फाइल को उठाइए। 2014 और 15 में हम लोगों ने 4 फ्लाईओवर्स के प्रावधान को स्वीकृत करके सरकार को भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2017 में इसको स्वीकृति भी दे दी थी और उसी समय कांटाटोली फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया था। 3 कार्य लंबित थे, जिसमें मेकोन वाला जो फ्लाईओवर अभी बन रहा, रातू रोड का फ्लाईओवर लंबित था और एक हरमू वाला फ्लाईओवर लंबित था। आप देख लीजिए, यही तीनों कार्य अभी चल रहे हैं। शुरुआत रघुवर दास जी ने योजना को स्वीकृति देके किया, फीता हेमंत सोरेन जी काट रहे हैं। तो आप अपने समझ सकते हैं कि इस सरकार ने किया क्या, फीता काटने का काम किया। काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया और फीता काटने का काम झामुमो की सरकार ने किया। तो सोच वही है ना, हम लोगों ने एक ऐसा पृष्ठभूमि तैयार किया, ऐसा आधारशिला तैयार किया जिससे कि शहर आगे बढ़ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, रांची शहर का नाम हो सके। लेकिन संजोग और उस समय की परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम दोबारा चुनाव में नहीं जीत पाए और आज उसका जो उपलब्धियां हैं उसको झामुमो बजाने में लगी हुई है। लेकिन खैर, जनता पर विश्वास है। कुछ कारण होते हैं, कुछ परिस्थितियां बनती है जिसके कारण हम सरकार नहीं बना पाते, लेकिन आने वाले समय में इसका परिणाम झामुमो को भुगतना पड़ेगा। काम नहीं कर रही है, शहर की सरकार को नहीं निर्माण कर रही है, तो उसको आने वाले दिनों में अपने पराजय के लिए भी तैयार रहना होगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि सरकार से दूर हो चुकी है भाजपा, जेएमएम सरकार बना लिया, फायदा भी उठा रही है, लेकिन हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि बीजेपी में लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं। बड़े शहर जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा में बीजेपी बम्पर वोट से विजय होती है। झारखंड में आखिर कहाँ चूक हो गई कि आप रह गए सरकार बनाने से? देखिए, कई लोकल प्रॉब्लम्स होती है और झारखंड में हम कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल समस्याएं थी, जो यहाँ की वास्तविक समस्याएं थी, हम शायद उसको पकड़ नहीं पाए। हम यहाँ को जितना केंद्रित करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई जिससे कि लोग अपने को दूर करने लगे और उसी का परिणाम निकला कि हम हार गए चुनाव। होते हैं, रणनीति बनाने में कभी कभी गलतियाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। हम बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़े। जनता का कुछ परसेंटेज का झुकाव उधर बढ़ गया तो वो सरकार बना लिए। ये सब प्रजातंत्र में चलता रहता, आज उसकी सरकार, कल हमारी सरकार। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे देश में अगर मानचित्र देखेंगे तो दिखेगा 80% क्षेत्र में भाजपा की सरकार है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सब जगह के लोगों ने सर आंख पर बिठाया है, लेकिन झारखंड की जनता को लगा कि हम उनके अनुरूप काम नहीं कर पाए। अब हम करेंगे, 5 साल हमारे पास है, हम जो उनकी समस्याएं हैं उनको एक्चुअल पटल पे रखने का काम करेंगे। हम जो वो चाहती है सरकार से वो काम अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के विरोध करके हम कराने का काम करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले 4-5 वर्षों में हम अपने आप को ऐसा इंगित कर दें जिससे कि झारखंड की जनता जैसा समर्थन आज के दिन महाराष्ट्र में, जैसा समर्थन दिल्ली में, जैसा समर्थन यूपी में दी है, वैसा ही समर्थन हमें झारखंड में भी देंगे। संजीव जी, जब आप अपने कामयाबी गिनाते हैं उप महापौर रहते हुए, आशा लकड़ा जी महापौर रहते हुए जो कार्य की है, उस पर जेएमएम, कांग्रेस और राजद के नेता बयान देते हैं कि जब आप लोग साथ में कार्य कर रहे थे तो वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी, जिसके वजह से रांची का विकास कार्य नहीं हो पाया है और सरकार के बलबूते में ही रांची शहर में काम हो रहा है। इस आरोप को कैसे देखते हैं? देखिए, 2014 से 19 मतलब 13 से 18 जो कार्यकाल था, 1.5 साल मैं स्वयं महापौर के रूप में कार्यरत था और उसके बाद 3.5 साल आशा लकड़ा जी के साथ हम लोग
नगर निगम को चलाने का काम किया। मेरा चुनाव पार्षदों के द्वारा हुआ था, मैं डायरेक्ट चुनाव नहीं जीता था। कभी भी आप अगर पर्सनल तौर पे देखें, व्यक्तिगत रूप से अगर देखेंगे, और प्रैक्टिकल भी है वो, हम जिसके वोट से चुनाव जीते हैं हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो व्यक्ति डायरेक्ट चुनाव जीता है वो, उसका एक अलग विचारधारा, उसकी अलग प्लानिंग, वो अपने इश्यूज को अपने अलग रखेगा। यही टसल का पॉइंट था। कोई हमारा आशा लकड़ा जी से कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था। हम लोग, मैं पार्षदों के साथ खड़ा रहता था, और आशा लकड़ा जी चूंकि डायरेक्ट जीती थी तो वो जनता की बातों को भी बहुत सारा लाती थी। जो पार्षद नहीं चाहते थे तो मुझे कहीं ना कहीं पार्षदों के साथ रहने के कारण ये टसल दिखता था। लेकिन हम लोग कभी भी आपस में एकजुट ही रहे, हमेशा निगम कैसे अच्छे से चले। कई एक प्रस्ताव 2000, आप बोलते हैं कि हम लोग लड़ते रहे, तो आप हमारा रिपोर्ट कार्ड बनाइए। 14 जुलाई जून में आई थी आशा लकड़ा जी, और 18 अप्रैल में चुनाव हुए थे। इस कालखंड में जितनी योजनाओं को हम लोग पास किए, क्या दोनों के तालमेल के बिना हो पाता? और अगर हुआ है तो उसी का परिणाम है कि रांची अच्छा हुआ है। आज आप सुदूर ग्रामीण परिवेश वाले मोहल्लों में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ बोर्ड लगा हुआ, तो या आशा लकड़ा जी या मेरा लगा हुआ है। तो उसका परिणाम है कि हम लोग दोनों ने मिलकर रांची को आगे किया है, बढ़िया किया है। हाँ ठीक है, तर्क वितर्क कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पर हम लोगों का आपसी समन्वय, चूंकि हम लोग दोनों अलग अलग चुनाव प्रक्रिया से आए हैं तो अलग होंगे, दिखेगा कि हम अलग हैं, लेकिन हमारे जो विचार थे, हम लोग जो कार्य करते थे, वो हमेशा रांची कैसे आगे बढ़े उस पर किया करते थे। आप 18 से 23 के कालखंड को देखेंगे तो वहाँ अफसरशाही हावी हो गई, अफसरशाही हावी हो गई। अफसरशाही काम करने नहीं देती थी, क्योंकि हेमंत जी की सरकार बन गई। हेमंत जी जिस तरह के, अब नगर निगम एक स्वतंत्र संस्था है, उसको स्वतंत्र रूप से अगर नहीं चलाने देगी सरकार तो ये टकराव दिखेगा। सरकार का हमेशा अवरोध रहता है। सरकार जो सुविधाएं देनी, अधिकार देनी चाहिए वो देती नहीं है, जिसका परिणाम होता है कि महापौर जब कोई चीज को पास करती है सरकार के पास जाके लंबित हो जाती है, वहीं से लड़ाई शुरू होता है। इसलिए 18 से 23 आपको जो कालखंड दिखेगा उसमें कम काम दिखेंगे। उसका परिणाम, उसका कारण केवल यही था कि सरकार से समन्वय नहीं होना। सरकार चाहती थी नहीं थी कि हम काम करें, क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि इन लोग नगर निगम लड़ाई कर रहे हैं, हम इन पर दोष रोपे, जबकि हम लोग जो भी स्वीकृत कराए योजना उसको कोई झामुमो की सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया, जिसका परिणाम है कि रांची में आज भी कई एक कार्य ऐसे लंबित है जिसको हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, और इसका परिणाम आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव में आपको दिखेगा। संजीव जी, रांची के लोग आपको चाहते हैं, पहचानते हैं। कई दर्शकों को ये जानना भी है कि क्या संजीव जी इस नगर निगम चुनाव में लड़ेंगे चुनाव, या कुछ और प्लानिंग है, कुछ बड़ा दिखने जा रहा है रांची वासियों? देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैंने तो बताया जीवन मेरा कैसे शुरू हुआ और हम लोग कैसे आगे बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा हम लोगों के अंदर नहीं है। आपको मैंने कहा ना, 23-24 वाले चुनाव में कई एक लोगों ने ऑफर किया कि इस पार्टी से चुनाव लड़ लो। विधायक बनना, सांसद बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, समाज सेवा करना लक्ष्य है। पार्टी जो निर्णय लेती है, पार्टी जो निर्णय लेगी वो हम करेंगे, और नहीं तो हम तो समाज सेवा करते ही रह रहे हैं। परिस्थितियाँ क्या बनती है, कैसे चुनाव होता है, आरक्षण क्या होता है, नगर निगम चुनाव, सब उस पर आश्रित है। समय आने दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। समय आएगा, आरक्षण सब कुछ ठीक रहेगा। पार्टी निर्णय लेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं निर्णय लेगी तो छोड़ देंगे। कोई जीवन यही अंत थोड़ी ना हो रहा है, बहुत काम करना बाकी है। काम तो चल रहे हैं, काम करते रहेंगे। रोज अभी भी कार्यालय में बैठा हुआ हूँ, आज भी लोगों का काम करता हूँ, कल भी काम करूँगा। रहूँ नहीं रहूँ, अभी भी 1.5 साल से कुछ नहीं है तो भी सैकड़ों लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और आगे भी कोई पद नहीं बल्कि काम करने की एक प्रेरणा है, जिसके लिए लोगों के बीच में रहूँगा। आपने बहुत अच्छा बात कही है संजीव जी की पद की कोई लालसा नहीं है, सेवा भाव ही को लेकर आगे चलेंगे। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, आगे क्या कुछ
तैयारी रहेगी रांची को विकास से जोड़ने के लिए, क्योंकि वर्तमान में कई ऐसी सड़कें हैं जो कि जर्जर अवस्था में पाए जाते हैं। मेन रोड में भी कई ऐसे सड़क आपको दिख जाएंगे जहां से लोगों को जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार को क्या कुछ कहेंगे अपने साइड से, और क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, मेरा तो शुरू से, जब से नगर निगम में मैं डिप्टी मेयर बना, चाहे भाजपा की सरकार हो या झामुमो की सरकार हो, दोनों से यही डिमांड रहा, अगर शहर को विकसित करना है तो शहर को रांची नगर निगम को स्वतंत्र संस्था बनाना पड़ेगा। आज रांची शहर हम नगर निगम से संचालित कर रहे हैं। आधा सड़क पीडब्ल्यूडी देखती है, आधा सड़क कोई और विभाग देखता है, कोई एचईसी देख रही है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया देख रहा है। अगर ये समन्वय नहीं होगा तब तक हम पूर्ण रूप से डेवलप शहर को नहीं देख सकते हैं। आज पीएचडी पानी का पाइप का काम करती है, अलग अलग विभाग अलग अलग काम कर रहे हैं, जिससे समन्वय नहीं होता है, काम कभी पूरा नहीं होता, कभी ये विभाग कुछ कर देती है, वो विभाग कुछ कर देती है। जुड़को बीच में आ गया है, वो अपने हिसाब से शहर को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को कमजोर जो करने की साजिश सरकार करती है, मुझे लगता है कि सबसे पहले उस पर लगाम लगना चाहिए। तीसरी सरकार को मजबूत होना चाहिए, राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। यहाँ के जो कैडर हैं, नगर आयुक्त मुख्यमंत्री भेजते हैं, वो हमेशा मुख्यमंत्री के लिए लायबल रहेगा। तो एक कैडर बनना चाहिए जिससे कि नगर निगम की सरकार में जो सीओ म्युनिसिपल कमिश्नर बने वो इसी कैडर के बने। तो उससे क्या है कि वो सीएम के प्रति कम, नगर निगम के प्रति ज़्यादा लायबल रहेंगे। अगर ये नहीं होगा तो आप विकास, स्वार्थ वाला विकास देखेंगे, जिसमें सरकार जो चाहेगी वही होगा, जो नहीं चाहेगी वो नहीं होगा। और जब तीसरी सरकार स्थापित है, वार्ड के पार्षद चुने हुए हैं, उप महापौर चुने हुए हैं, महापौर चुने हुए हैं, वहाँ आईएएस अफसर बैठे हुए हैं, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी है, सबका एक बायलॉज है, संविधान है जिससे चल रहा है, तो फिर स्वतंत्र क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं अधिकार देते हैं? अधिकार देने में दिक्कत क्या है? आज अगर ये तीसरी सरकार मजबूत नहीं होगी तो क्या फायदा हुआ गांधी जी का कहना है कि पंचायती राज को हमको आगे बढ़ाना है? कहाँ हुआ पंचायती राज को आगे बढ़ाना? आज भी तो राज्य सरकार जो चाहती है वो अपने म्युनिसिपल कमिश्नर से करवाती है। मुझे लगता है कि अगर विकास में सबसे बड़ा बाधा अधिकार देने का है, अधिकार आप दीजिए, कोई बने महापौर, उप महापौर, पार्षद, अगर उसको पब्लिक ने जिम्मेवारी दी है तो उसको काम करने की जिम्मेवारी सरकार को देनी होगी, हस्तक्षेप कम करना होगा, तभी शहर का विकास हो पाएगा। तो संजीव जी, एक इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में जानने को मिली है कि जब 3-4 साल, शायद अगर हम गलत नहीं हो, 3-4 साल पहले हम रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे रांची के कॉलेज में, और आपको हम पाए थे कि स्टूडेंट के साथ आप भी एग्जाम देने बैठे हैं, शायद पीजी आपने किया था, और अब सूचना भी मिली है कि आगे भी शायद आप जारी रखना चाहते हैं पढ़ाई। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पढ़ाई का शौक शुरू से रहा। मैंने तो आपको बताया कि क्लास 7 के बाद मैंने कैसे स्विच ओवर किया, इंग्लिश से हिंदी स्कूल में आया, और मैट्रिक में भी अच्छे नंबर पाए, इंटर ग्रेजुएशन भी अच्छा किया। उसी समय एमकॉम में भी एडमिशन कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़ा घर परिवार के चलते अब व्यापार में जुड़ जाने के कारण उस समय पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। लेकिन होता क्या है कि जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो लोग रोज़ आपको कोई इंस्टीट्यूशन जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, बच्चों को देख के अंदर से एक लालसा जागी कि अरे एमकॉम छूटा हुआ था, कर ही लेते हैं। और संजोग था कोरोना कालखंड का कि उस समय थोड़ा फ्री भी थे, बेरोजगार भी थे, इसलिए कि ऑनलाइन सब काम होता था, घर में बैठना ज़्यादा होता था। सेवा करते थे, सेवा 2-4-5 घंटा किए और उसके बाद फिर घर में बैठे, तो घर बैठे तो किताब पढ़ते, तो किताब पढ़े तो रामलखन सिंह यादव कॉलेज एक एनुअल डे में गए थे, और मनोज कुमार वहाँ प्रिंसिपल थे, उनकी प्रेरणा से कि अरे फिर से एग्ज़ाम दे दीजिए ना, आपका एग्ज़ाम भी तो लंबित है। तो हमको भी लगा कि पीजी कर लेना चाहिए, और उसी दौरान कोरोना काल में ही संजोग ऐसा बना कि पीजी करने का अवसर मिला। निर्मला कॉलेज में हमारा सेंटर पड़ा था लास्ट फाइनल, वहाँ जाके मैंने एग्ज़ाम दिया, नंबर भी बढ़िया है, 80% नंबर लाके मैंने पीजी किया। बहुत साल के अवरोध के बाद, बहुत साल छोड़ने के बाद, तो एक खुशी भी मिली और उसके बाद प्रेरणा भी मिली कि अब पीजी करनी है तो पीएचडी करेंगे। संभावना है, उम्मीद है, आगे इच्छा भी है कि पीजी भी करूँगा।
PhD भी करूँगा और कोई ऐसा विषय पे करूँगा जिसका मुझे ज्ञान है। देखते हैं अभी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मैं जरूर विश्वास मुझे है कि मैं PhD भी करूँगा। धन्यवाद संजीव जी, आपने हमें इतना समय दिया। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से संजीव विजयवर्गीय जी ने अपने जीवन के कई पहलुओं के बारे जानकारी दी है, जिससे आप सभी दर्शक एवं युवा सीख सकते हैं कि कैसे जीवन में अगर चाह ले तो आगे बढ़ा जा सकता है, चाहे वो पारिवारिक मामले में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में ही संघर्ष करके ही आगे बढ़ा जाता है। पॉडकास्ट विद सौरभ राय के लिए मैं सौरभ राय सहयोगी सुवेश सिंह के साथ रांची।